नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक अभिप्रेरणा। दोस्तों अभिप्रेरणा को हम शॉर्ट नोट्सों के द्वारा यहां पर अध्ययन करेंगे और जो एग्जामों के अंदर पूछा जाता है वो ही और उतना ही हम इस वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप अंत तक एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। शिक्षा मनोविज्ञान को शॉर्ट और इंपॉर्टेंट नोट्सों के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा। दोस्तों ये लैटिन भाषा के शब्द मोटम या मोवर्स से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू मूव, यानी गति प्रदान करना। अभिप्रेरणा का मतलब है गति प्रदान करना। समझिए दोस्तों, मैं ये कहता हूं आपको कि आपकी एग्जाम आज से सही 60 दिन बाद है। अगर आज से आप रेगुलर क्या करते हैं, 12 घंटे अध्ययन करने लग जाते हैं और आप मेरी बात मानकर मोटिवेशन होते हैं और अपनी पढ़ाई सुचारू कर देते हैं, तो ये क्या होती है, आपकी पढ़ाई को गति प्रदान हो जाती है। यही होता है मोटिवेशन। दोस्तों अभिप्रेरणा वे सभी कारक है जो प्राणी के शरीर को कार्य करने के लिए गति प्रदान करता है। क्या करता है, कार्य करने के लिए गति प्रदान करता है। अगर आप 2 महीने मेहनत कर लोगे तो आपका शिक्षक बनने का सपना पूरा हो जाएगा। ये क्या है, एक मोटिवेशनल है, जिससे आप क्या करोगे, अपने आप अपनी जो पढ़ाई है उसमें गति लेकर आ जाओगे। दोस्तों अभिप्रेरणा ध्यान, आकर्षण, प्रलोभन या लालच की कला है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए गति प्रदान करता है या तैयार करती है। अब देखते हैं दोस्तों हम अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है। किसने कहा था कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है? किसने कहा था? स्किनर ने। सोरेनसन के अनुसार अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है दोस्तों, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार का किसने कहा? अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार सोरेनसन ने। नेक्स्ट है गुड के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी करने व नियंत्रित करने की क्या है, प्रक्रिया है। और दोस्तों सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है। गुड के अनुसार अभिप्रेरणा की जो परिभाषा दी गई है कि अभिप्रेरणा क्या है, किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसको जारी करने या जारी रखने और उसको नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, अभिप्रेरणा। यह किसने कहा था? गुड ने कहा था। नेक्स्ट है गेट्स एवं अन्य के अनुसार अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए क्या करती है, तैयार करती है। दोस्तों जो ये परिभाषाएं मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, सभी ऐसी परिभाषाएं हैं जो बार बार एग्जामों में इनसे सीधा क्वेश्चन है जो पूछते रहते हैं। देखते हैं गेट्स व अन्य के अनुसार परिभाषा। अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए क्या करती है, तैयार करती है, तत्पर करती है। आगे है दोस्तों मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल ने क्या कहा था? मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में और बहुत बार पूछा गया है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर किसने की? मैकडूगल ने। याद रखना दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों अभिप्रेरणा के प्रकार। एक बात और दोस्तों, साथ में अपने मनोविज्ञान के नोट्स है, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए दोस्तों। संपूर्ण जो साइकोलॉजी के मेन टॉपिक है उनके वीडियो में आपके सामने इसी प्रकार लेकर आऊंगा। और आप सभी ने अगर अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, वहां पर शिक्षा मनोविज्ञान क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और बाल विकास, अधिगम और समायोजन, ये 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभिप्रेरणा के प्रकार, साधारण तौर पर अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। 2 प्रकार की। सामान्य तौर पर जो अभिप्रेरणा है इसको 2 प्रकार का माना जाता है, जन्मजात और अर्जित। दोस्तों जन्मजात के अन्य नाम क्या क्या है? जन्मजात, आंतरिक, प्राथमिक, जैविक, सकारात्मक या अंतर्नोद अभिप्रेरणा। कौन कौन सी अभिप्रेरणाएं होती है? जैसे भूख है, प्यास है, नींद है,
काम है, मलमूत्र है, मलमूत्र त्याग आदि। ये ऐसी अभिप्रेरणा है जो जन्मजात होती है दोस्तों, जन्म के समय से ही हमें प्राप्त होती है। जन्म के हमारा जैसे ही उत्पन्न होता है, जीव उत्पन्न होता है, उसके साथ ये क्या आती है, आती है। लेकिन जो अर्जित प्रेरणाएं होती है वो हम समाज से, वातावरण से क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। अर्जित प्रेरणा, अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा, द्वितीयक अभिप्रेरणा, अजैविक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा या सामाजिक अभिप्रेरणा, पद प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान आदि। दोस्तों जब आप जन्म लेते हो तो आपको यह रहता है कि मैं ये पुरस्कार प्राप्त करूं, वहां पर पुरस्कार की कोई भी अभिप्रेरणा या कोई प्रेरणा नहीं होती। ये जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे वैसे आपके क्या होती है, अर्जित हो जाती है, आपके पास आपको मिल जाती है कि मैं इस पुरस्कार को प्राप्त करूं, मैं इस पद को प्राप्त करूं। यह क्या हो जाती है, अर्जित अभिप्रेरणा। तो हो गई जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणा। आगे हम देखते हैं दोस्तों मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार। अब्राहम मैस्लो के अनुसार जो अभिप्रेरणा है वो दो प्रकार की होती है, जन्मजात और अर्जित। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, या थॉम्पसन के अनुसार कितने प्रकार की होती है, गेरेट के अनुसार कितने प्रकार की होती है। तो यह याद रखनी है। तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। थॉम्पसन के अनुसार अभिप्रेरणा वो दो प्रकार की होती है, लेकिन यहां पर जन्मजात और अर्जित नहीं होती है, स्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरणा होती है। तीसरी है ग्रेट के अनुसार। गेरेट के अनुसार तीन प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। कौन कौन सी होती है, जैविक या दैहिक अभिप्रेरणा। जैसे हमारे संवेग है उनको क्या कहते हैं, जैविक अभिप्रेरणा के अंतर्गत रखा जाता है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा, मूल प्रवृत्तियां, उदाहरण जैसे क्रोध, भय, प्रेम, क्रोध, ये सभी क्या है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणाएं। सामाजिक अभिप्रेरणा, समान, आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, ये क्या है, हमारी सामाजिक अभिप्रेरणा। तो गेरेट के अनुसार दोस्तों जो अभिप्रेरणा है वो तीन प्रकार की होती है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम समझते हैं अभिप्रेरणा चक्र को। क्या होता है अभिप्रेरणा चक्र। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अभिप्रेरणा चक्र का प्रतिपादन किया। इसमें तीन सोपान होते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से यह बनेगा कि अभिप्रेरणा चक्र में कितने सोपान होते हैं, तीन सोपान होते हैं। कौन कौन से, आवश्यकता, चालन और प्रोत्साहन। आवश्यकता नीड, चालन ड्राइव और प्रोत्साहन इंसेंटिव। ये तीन है जो इसके क्या होते हैं, सोपान होते हैं। देखते हैं दोस्तों आवश्यकता। प्राणी के शरीर में जब किसी चीज की कमी या अति की अवस्था किसी कारण से उत्पन्न होती है उसे आवश्यकता कहते हैं। दोस्तों अगर आपके शरीर में किसी चीज की कमी है या किसी चीज की अधिकता है तो आपको क्या होगी, आवश्यकता होगी। किसी ना किसी चीज की अगर कमी है तो आवश्यकता होगी ना, होगी दोस्तों। इसी को क्या कहा जाता है, अभिप्रेरणा चक्र का पहला सोपान आवश्यकता, नीड कहा जाता है। दूसरा है चालन, अंतर्नोद, परनोद, ड्राइव। प्राणी में जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इस आवश्यकता के कारण प्राणी तनावग्रस्त हो जाता है और पहले से अधिक सक्रिय हो जाता है। इसी तनाव या सक्रियता को चालक कहते हैं। दोस्तों समझिए, आपको क्या है, फर्स्ट ग्रेड में लगना है, सेकंड ग्रेड या रीट थर्ड ग्रेड किसी में आपको लगना है। आपकी आवश्यकता है लेकिन आप इसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवश्यकता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप क्या आ जाओगे, तनाव में। और तनाव में आकर आप क्या करोगे, उसके प्रति अधिक सक्रिय हो जाओगे। तो इसको ही क्या कहते हैं, चालक। तो आवश्यकता, चालक दो हो गए। तीसरी हमारी है दोस्तों प्रोत्साहन या उद्दीपक, इंसेंटिव। प्रोत्साहन प्राणी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसकी प्राप्ति से आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है और चालक की चालकता में कमी आ जाती है। प्रोत्साहन है दोस्तों वो प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करता है। सेकंड ग्रेड आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी, इससे जो आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी और जो आपकी चालकता है उसमें भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यह होती है तीसरी प्रोत्साहन। तो आवश्यकता, चालन और प्रोत्साहन, ये तीन अभिप्रेरणा चक्र के सोपान होते हैं दोस्तों। यहां पर आपको चित्र के द्वारा भी समझाया गया है। देखिए दोस्तों,
यहां पे एक सूत्र दिया गया है दोस्तों, इस सूत्र से आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो मोटिवेशनल, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, आवश्यकता, चालन और क्या है, प्रोत्साहन, ये होते हैं मोटिव। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, अभिप्रेरणा बनाते हैं दोस्तों। यहां आप चित्र के द्वारा इनको समझ सकते हैं। आगे हम दोस्तों इसको एक शानदार उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आपको आवश्यकता किसकी है, आपका चालक क्या होगा और आपका प्रोत्साहन क्या होगा, यहां पर दिया गया है। प्राणी के शरीर में पानी की कमी, जब आपके शरीर में पानी की कमी होगी, पानी की कमी, तो आपको आवश्यकता किसकी हो गई, पानी की। चालक क्या है यहां पे, आपकी प्यास है दोस्तों। और आपको प्रोत्साहन क्या मिलेगा, जब आपको पानी मिलेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोत्साहन। आपकी आवश्यकता भी संपूर्ण हो जाएगी और चालक है वो भी कम हो जाएगा। दूसरा देखते हैं भोजन की कमी। भोजन की अगर कमी है तो आपको क्या लगेगी, भूख। और भूख अगर आपको भोजन मिल जाता है, प्रोत्साहन मिल जाता है, तो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार नींद की कमी, नींद की कमी है तो आपको नींद आएगी, तो आपकी चालक क्या होगा, नींद होगा। और इसका प्रोत्साहन होगा, आपको सोना ही पड़ेगा। ऑप्शन यहां पे सोना आपका क्या रहे, बताया गया है। तो नींद की कमी, जब आप सो जाओगे तो क्या हो जाएगी, जो आवश्यकता है वो कमी हो जाएगी। आगे हम देखते हैं दोस्तों अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है विलियम मैकडूगल। मैकडूगल है दोस्तों, लिखने में कुछ मिस्टेक है, मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, विलियम मैकडूगल ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों आपको बता दूं 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी इसमें, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग भी क्या है, बताया था। कौन कौन से मूल प्रवृत्तियां और कौन कौन से संवेग, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इनसे सीधा पूछा जाता है। जैसे भय संवेग की मूल प्रवृत्ति होगी या पलायन मूल प्रवृत्ति का संवेग होगा, कौन सा होगा आपको बताना रहता है। तो देखते हैं दोस्तों, यहां पर आपको मिलेगा संवेग दोस्तों, और यहां पे आपको मिलेगी मूल प्रवृत्तियां। देखना दोस्तों, पहला संवेग है भय, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन, भय से पलायन। दूसरा है क्रोध, और क्रोध की मूल प्रवृत्ति होती है युत्सा, यानी युत्सा किसे कहते हैं, युद्ध करने की इच्छा। जब क्रोध आता है तो युद्ध करने की इच्छा होती है दोस्तों। तीसरा है घृणा, घृणा की मूल प्रवृत्ति होती है निवृत्ति, घृणा की मूल प्रवृत्ति क्या होती है, निवृत्ति। चौथा है वात्सल्य, वात्सल्य की मूल प्रवृत्ति होती है संतान कामना, संतान कामना। पांचवी है करुणा, और करुणा की मूल प्रवृत्ति क्या होती है, शरणागति, करुणा की मूल प्रवृत्ति शरणागति। छठवीं है आश्चर्य, आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा। सातवीं है कामुकता, और कामुकता की मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है, काम प्रवृत्ति, कामुकता की काम प्रवृत्ति। आगे चलते हैं दोस्तों, आठवीं मूल जो आठवां हमारा संवेग है वो है आत्महीनता, और इसका क्या होता है, आत्महीनता का दुखी या दैन्य का क्या होती है मूल प्रवृत्ति, दुखी या दैन्य। नौवां हमारा संवेग है आत्म गौरव, और इसकी मूल प्रवृत्ति होती है आत्माभिमान, आत्म अभिमान। 10वां है एकाकीपन, इसकी मूल प्रवृत्ति होती है सामूहिकता। 11वां है हमारा संवेग भूख, और इसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है भोजन करने की इच्छा। क्या होती है, भोजन करने की इच्छा। 12वीं है स्वामित्व, इसकी मूल प्रवृत्ति होती है संग्रहण। 13वीं है प्रतिमान संवेग है हमारा, और इसकी मूल प्रवृत्ति होती है रचना। और चौथा संवेग, 14 नंबर का संवेग है हमारा आमोद, और इसका जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है हंसी मजाक। तो दोस्तों ये था हमारा मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, जो प्रतिपादित किया था विलियम मैकडूगल ने। 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग इन्होंने बताए थे, आपस में उनका संबंध भी इन्होंने बताया था। सीधा क्वेश्चन आपको मूल प्रवृत्तियों और संवेग से मिलेगा, इसलिए इन 14 को आप रट जरूर ले दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिपादक थोर्नडाइक है दोस्तों। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, थोर्नडाइक ने। उद्दीपक अनुक्रिया और अनुक्रिया उद्दीपक जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादक कौन है, बीएफ स्किनर। याद रखना दोनों
इधर से उधर हो रहे, उद्दीपक अनुक्रिया थोरनडाइक, अनुक्रिया उद्दीपक बीएफ स्किनर। चौथा है प्रोत्साहन सिद्धांत, प्रतिपादक कौन है? बोल्स व काफमैन। प्रोत्साहन सिद्धांत है, उसके बोल्स व काफमैन क्या है दोस्तों? प्रतिपादक। आनुवंशिकी पैटर्न का सिद्धांत, आनुवंशिकी पैटर्न का सिद्धांत है, उसके प्रतिपादक कौन है? लोरेंज। चालक, अंतर्नोद या परनोद का सिद्धांत यह दिया था CH हल ने। इंपोर्टेंट सिद्धांत रहता है 6 नंबर दोस्तों, 6 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 7 नंबर और 8 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड। और सबसे ज्यादा सिद्धांतों से यही क्वेश्चन आता है कि मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, प्रतिपादक है अब्राहम मैस्लो। और उपनाम मांग का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। यह भी याद रखना है, 8 नंबर सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था, इसको मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है इसके बारे में। अब्राहम मैस्लो ने मानव की आवश्यकताओं के आधार पर यह सिद्धांत दिया था। इसको आप यहां पर समझ सकते हो दोस्तों। यहां पे देखिए, दैहिक सुरक्षा, अपने शरीर की सुरक्षा, सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह एवं स्नेह व संबंधता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्म सिद्धि। यहां पर दोस्तों क्वेश्चन यह बनता है कि अब्राहम मैस्लो के अंदर, अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन बनेगा, व्यक्तिगत आवश्यकताएं कौन सी है? क्या है? व्यक्तिगत आवश्यकताएं कौन सी है? सामाजिक आवश्यकताएं कौन सी है? बौद्धिक आवश्यकताएं कौन सी है? या निम्न स्तरीय आवश्यकताएं या उच्च स्तरीय आवश्यकताएं कौन सी है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि इनके अनुसार क्वेश्चन यही बनकर आएगा। यहां पर 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे, 1, 2, 3, 4 और 5। इनमें से आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे और 1 ऑप्शन इनमें से, यानी 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और आपको वहां पर पूछ लेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा ये मिल गया आपको, और ये तीनों मिल गए। पूछ लिया निम्न स्तरीय आवश्यकता है, कौन सी है? सुरक्षा की आवश्यकता, दैहिक सुरक्षा। ये क्या है? निम्न स्तरीय आवश्यकता। तो ये आपको क्या करनी है? याद करनी है। आगे चलते हैं 9 नंबर का जो सिद्धांत है दोस्तों उसकी ओर। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रतिपादक कौन है दोस्तों? डेविस सी मैकलिएंड व उसके शिष्य एटकिसन। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? डेविस सी मैकलिएंड व उनके शिष्य थे एटकिसन। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी उपलब्धि अभिप्रेरणा बन जाए या लंबी अवधि तक बनी हुई उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा लंबे समय तक अगर कोई उपलब्धि हमारे साथ रहती है तो वो हमें क्या देती है? अभिप्रेरणा देती है, हमें कार्य करने की क्या देती है? क्या करती है? प्रेरित करती है दोस्तों। आगे हम देखते हैं अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका। जो अधिगम की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो अभिप्रेरणा है इसकी क्या भूमिका रहती है? पहला है दोस्तों लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। दोस्तों आपका लक्ष्य है फर्स्ट ग्रेड का, आपको शिक्षक बनना है। अगर आपके पास अभिप्रेरणा आ जाएगी तो आप लक्ष्य को बहुत जल्द प्राप्त कर लोगे। इसलिए अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है। दूसरा है ध्यान केंद्रित करने में सहायक। कैसे दोस्तों? आपको फर्स्ट ग्रेड का बनना है, अभिप्रेरणा आपके पास आ गई तो आप जो आपका विषय है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उसके अंदर क्या करेंगे? ध्यान लगाएंगे। दोस्तों एक ही एग्जाम्पल से समझेंगे हम, ध्यान लगाएंगे या नहीं करेंगे? ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ध्यान केंद्रित करने में भी क्या है? अभिप्रेरणा सहायक है। मानसिक विकास में सहायक, मानसिक विकास में तो सहायक है दोस्तों। जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे आपको अभिप्रेरणा मिल गई है कि आपको फर्स्ट ग्रेड का अध्यापक बनना है, तो आप क्या करोगे? पढ़ने बैठोगे, मेहनत करोगे तो आपका मानसिक विकास होगा। चौथा है व्यवहार नियंत्रण करने में सहायक। दोस्तों जब तक आपको अभिप्रेरणा नहीं मिली, आपने अध्यापक बनने का नहीं सोचा, तो आपका व्यवहार कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस दिन आपको अभिप्रेरणा मिल गई और आपने टारगेट बना लिया अध्यापक बनने का, उस दिन से आपका जो व्यवहार है वो क्या हो जाएगा? एक नियंत्रित व्यवहार हो जाएगा दोस्तों। आगे है
अधिगम हेतु दिशा निर्देश, और दिशा निर्देश तो देंगे ही दोस्तों। अगर अभिप्रेरणा मिलती है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन अगर आपको मिलेगा तो आपको दिशा निर्देश भी साथ में मिलेंगे। और छठवां है सशक्त अधिगम दिशाओं का निर्माण। सही है दोस्तों, सशक्त अधिगम दिशाओं का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि अधिगम संबंधी असमानताएं या विकार कौन कौन से होते हैं। इनको समझना जरूरी है, क्यों दोस्तों 4 आपके सामने लेकर आया हूं और 4 से एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकता है। पहला है दोस्तों डिस्ग्रेफिया। डिस्ग्रेफिया किसे कहते हैं? लेखन संबंधी विकार को डिस्ग्रेफिया लेखन संबंधी विकार को कहते हैं। दूसरा है डिसलेक्सिया, यह होता है पठन वाचन संबंधी विकार। डिस्कैलकुलिया, यह होता है गणित संबंधी विकार। और डिस्प्रेक्सिया, यह होता है लेखन वाचन व गणित के विकार। यह याद रखने दोस्तों, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो दोस्तों यह था आज हमारे अभिप्रेरणा का टॉपिक। एक बार सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको यह वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।